वेलकम टू दिस प्रोग्राम। तो एक तो ये है कि वी ऑल हैव टेकन दी फॉर्मल एजुकेशन, राइट। फॉर्मल एजुकेशन माशाल्लाह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी भी बड़ा एक फैमिली कल्चर है, कर आगे बच्चे को इंटर या बैचलर्स तो करा ही देते हैं, ठीक है। बीकॉम हो जाता था पहले 2 साल में, अब वो नहीं हो पाता है, अब 4 साल का हो गया वो भी, ठीक है। सो आफ्टर दैट द पीपल आर लुकिंग फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। कोई जा रहा है लोकल सर्टिफिकेशंस के अंदर, हम कहें तो somebody is going to ICMA, somebody is going to ICAP, राइट, ठीक है। कोई बाहर की यूके की ACCA की तरफ जा रहा है, फाइनेंस साइड के लोगों की बात बता रहा हूँ क्योंकि आपका फाइनेंस का फोरम है। ICAW की तरफ जा रहा है कोई, अच्छा, उसमें से भी 2% लोग ऐसे होते हैं जो उसको 100% अचीव कर पाते हैं और बाकी लोग नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि आपकी बात दफ़ा फॉर्मल एजुकेशन ही रह जाती है और यू स्टक ऑन सर्टेन स्टेज। अब इस स्टेज पर जब आप रुक जाते हैं, लाइक देयर सम पीपल हैव सेड टू मी लाइक दे हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस और 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 years एक्सपीरियंस, तो आप जाके स्टेगनेट हो गए जगह पे अपना, देयर इज़ नो ग्रोथ एक्चुअली, राइट। वो ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ की वजूहत ये है कि वो आपकी वो स्किल सेट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जो आपको और ऊपर लेकर जाए यहाँ से, ठीक है। सो नाउ देयर इज़ अनदर वे, जो इज़ द शॉर्टेस्ट वे, even though like if you have already done the bachelor's degree program, you can go for the international certifications, right। अब international certifications क्या हैं और क्यों करें हम, why we are going to do this certification, इसका मकसद क्या होगा? तो इसके पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फ़िलासफ़ी है। ये ऐसे ही नहीं आप CMA करने आ गए और CMA कर लेंगे और दुनिया उसको मानना शुरू कर देगी। तो क्यों, why we are not going to take another certification which is locally available, why we must have to go for any international certification? तो दुनिया में एक नॉर्मल सी मैं आपको दास्तान सुना देता हूँ, हो सकता है बात किसी और तरफ जा रही हो लेकिन बुरा भी लग रहा हो बाज़ लोगों को। यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं हम लोग, तो बुरा लगता है कि भाई इधर उधर बातें कर रहे हैं, बट दिस इज़ द फैक्ट। हमें पता नहीं है, हम लोग का पाकिस्तानियों का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव एनी गाइडेंस, right? If we are going to talk about the other countries, they have a proper guiding, they have a lobbies, okay, and they're penetrating into different countries. They have platform actually. तो हमारे पास क्या है कि हमें पता नहीं है, बस हम करने आ गए। हमारे पास I'm also electronic engineer, तो जब हम करके आए थे, करने गए तो लास्ट ईयर में दोस्तों से पूछना भी क्यों किया, कह रहा है बस वो कर लिया, एडमिशन मिल गया तो कर लिया ना, अब क्या करोगे, सोचेंगे। तो दे हैव नो as such milestone in their life कि करना क्या है। मेरा एम मैट्रिक से था कि आई हैव टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड देन गो फॉर MS एंड समथिंग एल्स। तो आपका एक पैशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हैं। तो दुनिया के अंदर अगर हम कहें कि 7 बिलियन की आबादी है, तो बड़े हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें से मुश्किल से जो सही लिटरेट लोग हैं वो 21% है, और उन 21% लोगों में भी सिर्फ 5% लोगों को ये फैसिलिटी हासिल है कि वो छत के नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं। दे हैव अ रूम ओनली, राइट, दे हैव अ AC ओवर देयर, इवन दो कि बाकी लोगों के पास ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। उसमें से भी यानी कि जो हमारे पास ऑल ओवर 21% में से भी ये ऑल ओवर 7 बिलियन पीपल लोगों की बात कर लें पूरी तरह, तो हाउ मेनी पीपल हैव द बैचलर्स डिग्री? तो जो बैचलर्स डिग्री लोगों के पास है, दिस इज अबाउट लाइक 5 to 6% ऑल ओवर द वर्ल्ड, and master's degree is about 2.5 to 3.5%, right? और PhD तो आप फिर लगा ले 0.06% are the PhDs only, and then basically we talk about who are the expert. अब ये जो बात है expert, it's not necessarily the PhD person is expert. The person who have a long pathways in their life on certain level and he have experience and exposure of the different areas, तो वो आदमी आपका एक expert कहलाता है। अगर हम थोड़ी सी एक नज़र दोहराएं, हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, PhD की, व्हाटएवर जो भी किया आपने सर्टिफिकेट की, क्या आपके तमाम, एक आप लोगों का सवाल है ये मेरा, कि आपके तमाम लोगों में क्या ऐसा है कोई आदमी जो दुनिया भर में मशहूर है, जिसको आप जानते हो कि यार वो आदमी ही द एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट, यार उसका तो नाम पूछता है। यू मे हैव फाउंड एनी पर्सन लाइक 10 years ऑफ लास्ट 10 years? नहीं। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट, जिसको हम कंसल्टेंट्स कहते हैं, दे आर वेरी फ्यू एंड दे आर द एसेट ऑफ दिस वर्ल्ड।
राइट? तो वहाँ के लोगों ने जो दुनिया में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, तो दुनिया में दो जगहें जहाँ से उनकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, वन इज़ USA एंड सेकेंड वन इज़ UK. वाई? बिकॉज इन्होंने अपने लोगों को फैसिलिटेट कर दिया है उस लेवल तक जाके जहाँ पर ये समझते हैं वो कि रोटी कपड़ा मकान और ये कोई मसला नहीं है. Now they are basically working on the security, the social level. They are talking about a different aspect of the world, not only their own country, because they have already achieved that sort of milestones. Okay? So दुनिया में कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई हम फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट दी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, राइट? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के कितने लोग हैं दुनिया में एक्सपर्ट कि उनसे हम पूछे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे हो सकती है, तो उनको उन्होंने एक जगह पे जमा करना शुरू किया. ओके? और जब उन्होंने उनको एक जगह पे जमा करना शुरू किया तो दैट कंसोर्शियम ऑफ एक्सपर्ट एक्चुअली इज राइट नाउ IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, राइट? और ये कंसोर्शियम एक्सपर्ट ऑफ एक्सपर्ट है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के लिए. नाउ एक अकाउंटेंसी वो है जो जर्नल अकाउंटेंसी है, आप सब लोग जानते होंगे कि जर्नल लेजर वजह से खेलते रहते हैं आप लोग, पेएबल रिसीवेबल, ओके, राइट? देन देयर इज सम एडवांस अकाउंटेंसी, ओके. नाउ दैट सम ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटेंसी विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, जहाँ पर आप ये सोचते हैं कि मैं इस फाइनेंसिस से को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करूँ, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्लान सम सॉर्ट ऑफ एनी प्लान which is going to be worked in this environment according to this particular situations, parameters and different things. This is all about management accounting, right? So it is a big, it's not basically a course for the simple graduate people. It's a course for the very professional people who may have like 5 to 10 years of experience. अच्छा, अब उन्होंने इस पर मजीद बात, क्योंकि आपके टीचर करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस कंसोर्शियम ने क्या किया, इस कंसोर्शियम ने बेसिकली लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई विच इज़ द राइट एंड गुड प्रोसेस, बेस्ट प्रोसेस. ओके, तो बेस्ट प्रोसेसेस के लिए करते करते एक कोई चीज़ बात की उठाया, और 90-10 का एक सिस्टम होता है कि आप 90% लोग ये बात कर रहे हैं, 10% लोग कहते हैं नहीं ये भी हो सकता है, तो हम 90% लोगों की बात को उठा लेते हैं, और वो 90% लोगों की बात को उठा के we develop the best processes. Okay, that best processes actually prove in the real time world best practices. अब ये बॉडी ऐसे काम नहीं कर रही, क्योंकि I am basically work with right now as a Asia president of the IMRTC. It's a body, and I'm also work with the ISACA जिसकी CISA certification, ठीक है, ISIS Square, PMI, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ. सो मैं इनके साथ एग्जामिनेशन बॉडी का पार्ट रहा हूँ ISACA के साथ, और करिकुलम डिज़ाइनिंग के अंदर रहा हूँ. अब ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की जब ये बात करते हैं कि ये कैसे बेस्ट प्रैक्टिस है, तो ये आपको जो प्रोसेसेस डिज़ाइन हुए इनके पूरे हर मुल्क के अंदर 179 मुल्कों में कम से कम इनकी एक आदमी इनका मेंबर होगा, और वो उसको कहेंगे कि जी तुम जो है वो अपने मुल्क में इन प्रोसेसेस को अप्लाई करवा के पायलट करके हमें भेजो. जब वहाँ से ये आ जाए कि the last gain is A and the new gain is B, but B is much more greater than the A. It means the B is now is the new, well designed, well adopted and well adapted process. तो हमें चाहिए कि हम अपना गेन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी पैसों में रहते हुए हम अब इस प्रोसेस की तरफ चले जाएं. नाउ इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ओके, तो इसके लिए उन्होंने उसका एक वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बता दिया, जो उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर डिफाइन किया, और वो उस बुक्स के अंदर उसको वो इसीलिए नॉलेज एरियाज कहते हैं, राइट? यानी वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को उन्होंने बता दिया कि कैसे इम्प्लीमेंट होगी, और इसके नॉलेज एरिया बता दिए कि क्या करना चाहते हैं. यू वांट टू डू प्लान, you want to do some action, you want to do something like financial management, you want to some like HR management. अब वो इसके हिस्से हैं मुख्तलिफ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो आपके नॉलेज एरियाज एक्चुअली आपका बन गए करिकुलम. ये है बॉडी,
अब उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ लें कहीं से भी, वी आर वर्किंग विद IMA फ्रॉम दुबई चैप्टर, ओके। उन्होंने कहा आप कहीं से भी पढ़ लें, असेस हम करेंगे। असेस के लिए 70% स्किल्स रिक्वायर्ड। बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम फ्रॉम माय साइड। अगर आप 70% पास हो जाते हैं, यू आर द सर्टिफाइड मैन ऑन द इन रिस्पेक्ट ऑफ IMA विद द क्रेडेंशियल ऑफ CMA। कहने का इसके दो पार्ट हैं, लेकिन दो पार्ट 16 के बराबर है, ठीक है। और इसीलिए 1 साल का टाइम है, विच इज़ द मोस्ट शॉर्टेस्ट पाथ इन ऑल ओवर दी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, जिसको आप लेके अपने करियर को इन्हांस कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 2 महीने में जंप कर जाएंगे, 6 महीने में जंप कर जाएंगे। किसी चीज़ को जो कि लोग 8 सालों में हासिल कर रहे हैं ICAP से, ICMA से, सो वो आप 1 साल में भी कम से कम तो लगेगा ना। सो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो टाइम थोड़ा सा लगता है, और थोड़ा सा आपको जो है वो पैशन के साथ साथ पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि ये कैसे कंप्लीट होगा, राइट। सो ये मैं आप मेरी तरफ से फिर ये है कि बॉडी क्या कर रही है, IMA क्या है, उसके सर्टिफिकेशन की अहमियत क्या है। अब इस सर्टिफिकेशन की अहमियत दुनिया भर में है। इस वक्त इसको डिमांड कर रहा है UAE, USA, इसको UK, राइट। पाकिस्तान में भी लोग आना शुरू हो गए मेरे पास। हम ये पिछले 12 साल से करा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कोई शख्स को जानता नहीं था पाकिस्तान में। अब 1-2 साल से लोगों को जानना शुरू हुए, एंड वी हैव बेसिकली पास 90% माशाल्लाह हमारा रिजल्ट है, लोग पास हुए और आ रहे हैं। तो मैं आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा इस तरफ आपसे बात की मैंने, मगर जावेद साहब को मैं बुलाना चाहूँगा, और वो कि जावेद साहब ही जो है वो जावेद मुश्ताक साहब इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल्सो सीमा सर्टिफाइड, CMA सर्टिफाइड, एंड हैविंग अराउंड लाइक 22 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंसल्टेंसी एंड इन ट्रेनिंग एज वेल। तो वही इसको पढ़ा रहे हैं, वही ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको जो है वो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो आई थिंक सो जावेद साहब इज़ हियर। मैंने कहा था 10-15 मिनट मुझे दे दें खाली, फिर मैं इंट्रोडक्शन कराने के बाद मैं हट जाऊँगा। तो जावेद साहब प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, और अपने मैंने नहीं बताया ज़्यादा चीज़ों के बारे में कि आप बताएं IMA के बारे में और चीज़ों के बारे में। मैंने तो अपनी जो है वो रास्ता चुना दी। प्लीज़। थैंक यू। ठीक ठाक। CMA पहले क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक्स की तो अच्छा, अकाउंट्स वगैरह नहीं आती है? अकाउंट्स नहीं आती, लेकिन जॉब अकाउंट्स का नहीं होगी। आप कहाँ पर है? FBR में ऐसे क्या कौन सी पोस्ट? सरकारी अफसर है। अच्छा, कौन से फ्लोर पे? अच्छा, जॉर्ज में, मैं समझा मेन बिल्डिंग में। अच्छा, प्रॉब्लम यही आ रही थी कि बैकग्राउंड फाइनेंस और अकाउंट्स का नहीं है, यहाँ पर आगे प्रोडक्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, तो उसी हवाले से मुझे उसको इन्हेंस भी करना पड़ा, स्किल्स भी अपडेट करनी। हेलो राशिद, उसे राशिद को बोला इसमें ईमेल खोलनी है मुझे। मैं पिछली दफा ये बंद कर दी थी। क्योंकि असल में USB में जगह ही नहीं थी लाने के लिए कुछ यार, जो इंट्रोडक्शन। कितने लोग हैं हमारे पास है 5 लोग हैं टोटल। चले ये खुल गया।
बिल्कुल आप 100 चीज़ें पूछे थे। इसमें अकाउंट्स एंड फाइनेंस का बेसिक जो है वो कवर होगा। बेसिक डेबिट क्रेडिट एंट्रीज तो नहीं है, लेकिन आपको आगे रिपोर्टिंग में है और कॉस्टिंग में थोड़े से स्टेटमेंट्स हैं, दोनों की आपको बेसिक चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास के बाद का इशू है, ठीक है। अच्छा ये सर हेलो, बाकी कैंडिडेट्स को आवाज़ आ रही है भाई? जी आ रही है। अच्छा सर ये ज़रा सा मुझे प्लीज़ 2 मिनट में आप लोग 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अब सबसे पहले माय नेम इज़ जावेद मुश्ताक और लास्ट तकरीबन 24 to 25 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। 95 से कितने हो जाते हैं सर? मैंने कभी गिने हाँ मतलब तो 25 हो रहे हैं ना, कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सर ये 25 ईयर्स हो गया ऑलमोस्ट, जिसमें से 14 से 15 साल मैंने CA को पढ़ाया, CA ACCA सेवा और मुख्तलिफ। इसके अलावा मेरी रिसेंटली अपनी एक कंसल्टेंट कंपनी है जी, और उसमें टैक्स और बहुत सारे काम करते हैं कंसल्टेंसी का। अच्छा अब इसके बाद बाकी इंट्रोडक्शन आपके साथ डिटेल चलता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सर ज़रा सा प्लीज़ 1 बाय 1 आपने क्या बताना है विद नेम, और आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बतानी है जिससे मुझे जजमेंट हो सके, ताकि मैं आपको अपने CMA से कोरिलेट कर सकूं कि कितनी चीज़ें मुझे बतानी है। जैसे समटाइम होता है कि कुछ ACCA के स्टूडेंट होते हैं, इसका मतलब उन्हें नहीं बताना, दे नो वेल, ठीक है। बातों का ऐसा होता है कि वो बिल्कुल जैसे आप इंजीनियरिंग किया तो इसका मतलब है कि मुझे स्क्रैच ज़ीरो से लेके चलना है, तो मुझे डिसीजन मेकिंग में ज़रा आसानी हो जाती है कि स्टूडेंट्स हमारे ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनका कहाँ से स्टार्ट किया। सर काइंडली प्लीज़ 1 बाय 1 हमारे पास पहले कौन से हैं? ये एक कम हो गए हैं, क्या हुआ? हेलो जी वसी साहब, हेलो फारूक सिद्दीकी साहब, आप भी इंट्रोडक्शन करा दें अपना। जी मेरा नाम फारूक सिद्दीकी है और मैं लास्ट क्वालिफिकेशन मेरी MBA फाइनेंस ही है, ठीक है। और तकरीबन 15 साल मुझे हो चुके हैं फाइनेंस में, मैं कॉलेज में होता हूँ। सर MBA फाइनेंस सर कहाँ से किया आपको? मैंने प्रेस्टन से किया सर 2003 में। ये बलोच कॉलोनी वाला जो है? जी जी बिल्कुल। ठीक है जी सर। अच्छा अब इसके बाद ये वसी अहमद साहब, सर हेलो। जी सर। जी सर। सर मैंने BCom करा है, ठीक है। और मैं 6 साल से इसी फील्ड में कंट्री में इंटरनल ऑडिटर से काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो लास्ट आपने BCom किया कराची बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो BCom है हमारे पास? जी कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है सर। ये मिस साइमा अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। साइमा मुझे जी और मैंने ACCA कर रही हूँ, अभी 1 पेपर दिया है और लास्ट 6 ईयर से सऊदी अरब का सफा हॉस्पिटल में एज अ प्लानिंग मैनेजर काम कर रही थी, बट राइट नाउ आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान एंड आई वांट टू एनहांस माय नॉलेज। जनरल मैनेजर कौन से कंट्री में काम कर रही थी मिस? सऊदी अरबिया, रियाद। सऊदी अरबिया में, ठीक है। तो ये ACC से पहले आप क्या कर रही थी मिस? सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है मैथ्स में। MS मैथ्स है आपका, जी। ठीक है। और ACCA में अभी आप कौन से नॉलेज लेवल पे हैं या स्किल लेवल्स पे? नहीं सर, अभी जस्ट मैंने CBC फर्स्ट पेपर दिया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट F1 जो थ्योरेटिकल है? ये F1 फर्स्ट है मेरा वो पेपर। ठीक है। मैं 3 मैंने अटेम्प्ट किया। तो अभी आपने F2 और F3 अटेम्प्ट नहीं किया बस? जी नहीं, वो मैंने दिया। ओके अच्छा। ये बाकी ये 3D ये सर वकार है, कौन है ये? कौन ऑनलाइन है? यही के राशिदी है। अच्छा ये एक कब हो गया, ये क्या हो रहा है? चलिए मैं इसमें स्टार्ट कर देता हूँ तमाम कहेंगे, ठीक है। अच्छा जहाँ तक आपको समझ में आए आप सुनते रहिए, उसके बाद कई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सर ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है हमारा CMA का। सबसे पहले सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग USA बेस्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक। और आपके पास जो CMA एग्ज़ाम गाइड है 2021 की हम एक्सप्लेन कर देते हैं।
What is CMA? CMA is equal to Certified Management Accountant और इट इज़ स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. कौन रन करता है इसे? IMA, यानी कि इसके पेपर्स कंटेक्ट करना, बनाना, इस बॉडी को गवर्न करना IMA एक इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, और उसकी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है और ये तो जस्ट नेम है सर. हम आगे चलते हैं. ICMA requirements. For example, you want to do a CMA. आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है या ICMA इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? सर वो ICMA इंस्टीट्यूट जो है ना 4E पर बेस करता है. देखिए, अकाउंटेंट्स मस्ट मीट रिक्वायरमेंट्स नोन कलेक्टिवली एज अ 4E's. यहाँ मेरा कर्सर मौजूद है. 4 E's पर बेसिकली ये फोकस्ड है. फर्स्ट है एजुकेशन, the next one is the examination, third one is the experience and the last one is the ethics. ये 4 E है हमारे पास. एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस एंड एथिक्स. ठीक है, उसके बाद फिर आपको अकाउंटेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ज्वाइनिंग दी IMA एंड एनरोलिंग दी CMA सर्टिफिकेशन. आप एग्ज़ाम वगैरह पास करते हैं तो वो आपको क्रेडेंशियल वगैरह मिल जाते हैं. तो सबसे पहले आपके पास जो पहला E है उसको देख लेते हैं. यहाँ पे मौजूद है मेरे पास एजुकेशन. दिस इज द फर्स्ट लाइन, यानी कि ये वो एंट्री लाइन है, एंट्री रूट है, बेंचमार्क है, यानी कि यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है. इफ़ यू वांट टू एंटर इन CMA एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंबरशिप, तो एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम बैचलर्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायरमेंट बैचलर्स होना चाहिए. ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारे तमाम कैंडिडेट्स जो इस वक्त या तमाम पार्टिसिपेंट जो क्लास आज अटेंड कर रहे हैं, तमाम के तमाम मेरे ख्याल से ग्रेजुएट हैं ऑलमोस्ट सारे, बल्कि कुछ तो मास्टर्स हैं सारे ऑलमोस्ट. ठीक है, तो ये आपके पास है. इसकी वेबसाइट के एड्रेसेस भी दिए हुए हैं जहाँ पर आपको अगर अपनी क्वालिफिकेशन या प्रीवियस BBS, बाद वक्त होता है कुछ लोग डिप्लोमा करके आ जाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो कोई दूसरी क्वालिफिकेशंस करके आ जाते हैं, तो फिर हमें इक्विवेलेंसी चेक करनी पड़ती है कि वो ग्रेजुएट काउंट होते हैं या नहीं होते. तो उसके लिए ये एड्रेसेस है वेबसाइट. लेकिन इस वक्त फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए ये वाला प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर. जब तमाम कैंडिडेट्स के लिए मसला नहीं है तो नेक्स्ट क्या है सर, हमारे पास एग्जामिनेशन आ गया. CMA पास करने के लिए आपको 2 पार्ट्स क्लियर करने और विद इन दी 3 years पास बोथ पार्ट्स द एग्जाम विद इन दी 3 years. आपने 3 सालों में कितने पार्ट्स क्वालिफाई करने? 2 पार्ट्स हैं. CMA क्वालिफिकेशन के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके पास मौजूद है. ठीक, दिस इज द रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स स्पेंड द मोस्ट टाइम वरिंग अबाउट इन द रीसेंट सेक्शन. In the next section, preparing for the CMA exam beginning on page, वो तो आगे डिस्क्रिप्शन है, आगे फर्दर दी. एग्जामिनेशन पास करने के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है CMA की, possesses 2 continuous years of professional experience in financial management and or management accounting within the 7 years of passing the exam. फर्ज करें कि आपने एग्जाम पास कर लिए, ठीक है, अब आपको वहाँ से क्रेडेंशियल लेने अपने नाम के सामने CMA लिखने के लिए कि CMA मेंबर कहलाने के लिए. ठीक है ना, ये CMA मेंबर की डेजिग्नेशन क्वालिफिकेशन आपके साथ इनिशियल लगेगा, साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन इशू होगी. उसके लिए 2 years का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है. अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरिया में नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं. क्वालिफाई करने के बाद अपना CV किसी ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉप करें और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद भी इसको ले सकते हैं. ये इसमें लिखा हुआ है कि विद इन 7 years ऑफ पासिंग द एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल आपने 21 में पास कर दिया तो आपको कब तक सबमिट कराना होगा? 27 के एंड तक हम कह सकते हैं इसको. ठीक है ना, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इसे क्वालिफाई करें. क्वालिफाई करने के बाद आप कहीं से भी, और वैसे भी क्वालिफिकेशन के बाद वैसे भी जॉब मिल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे इसमें. एथिक्स आ गया. एथिक्स तो वैसे ही है, जब आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप ग्रैब करते हैं तो उसके बाद आपके एथिक्स, उस एथिक्स में क्या आ जाता है? ऑनेस्टी, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी.
जैसे आप CA क्वालिफाई करते हैं तो उसकी एक इंटीग्रिटी है कि आपने उस कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, ठीक है ना। जो भी इंटीग्रिटी आपने ये कि उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना, पता चला आप कहीं भी गैदरिंग में बताते जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। तो ये सारे एथिक्स वगैरह, ये कंपनी का डाटा है वो डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है ना। ये सारी बेसिक्स है एथिक्स। तो आपके पास बेसिकली CMA क्वालिफिकेशन बेस करता है 4E पे। तो 4E के पहला एंट्री रूट है कि अगर आपने CMA में एंटर होना था मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स है, ग्रेजुएशन। फिर नेक्स्ट आपके पास एग्जामिनेशन है, 2 पार्ट्स हैं, दोनों पास करने हैं आपने, पार्ट 1 पार्ट 2। नेक्स्ट आपके पास एक्सपीरियंस। असल में इसकी रीज़न एक्सपीरियंस की इसलिए है कि उन्होंने बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग जॉब है जो CMA फोकस करता है। आगे जाके जब आप स्टडी करेंगे आपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस आप डिसीजंस की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा रिस्की हो सकती है कि जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है आप एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। तो एथिक्स तो है ही है इसका पार्ट। तो ये हमारे पास इसके 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जहाँ अगर आप कहीं भी ऑनलाइन इंट्रोडक्शन चाहे यूट्यूब या किसी भी जगह से लेंगे तो ये इंट्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा बेसिक का। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप मुझे CMA क्वालिफाई करना है या CMA में एडमिशन लेना है, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। तो आपके पास CMA क्वालिफिकेशन के लिए 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 पहला, इसका नेम फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, और दिस इज़ द वेटेज एरिया। पहला एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, आप ये कह लें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन करूं अगर इसको बाकी क्वालिफिकेशन से, जैसे ACCA है, ACCA की क्वालिफिकेशन भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड होती है, CA भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड है, ठीक। इसी तरीके से ये जो एरिया ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड है एरिया। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल आ गया, ठीक। टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स ये लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, यानी कि इस पार्ट को इंक्लूड किया इन्होंने। टेक्नोलॉजी वगैरह के जो रेलेवेंट लेटेस्ट क्वालिफिकेशन या लेटेस्ट टॉपिक्स है वो इंक्लूड किया इन्होंने, और ये आपके पास 15% मार्क्स इन्होंने ऐड किया है रिसेंट सिलेबस में जो चेंज आया था। प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ये तो इम्पॉर्टेंट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। इसमें आपने बजट्स, फोरकास्टिंग और कंपनी की प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी है, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया आ गया, जहाँ पर कॉस्टिंग करनी है, प्रोसेस हो गया, जॉब ऑर्डर हो गया, स्टेटमेंट ऑफ, जैसे कि फर्ज करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि नेस्ले या गुलेमत कंपनी है, गुलेमत फैक्ट्री फैब्रिक की, अगर आप उसके फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है ना। पहले कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर उसे कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बाकी चीज़ें आ रही होगी। तो अगर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट पूरी आनी चाहिए, ठीक है। ये उसका एरिया आ गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और लाजमी सी बात है कि हायर लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मैनेज करना होता है, तो परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, फिर मैनेज कैसे करेंगे, दोनों एरिया। तो अगर आप इन तमाम एरियाज को चेकआउट करें तो ये किसी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि किसी भी पर्सन को रिपोर्टिंग आनी चाहिए, उसका इंटरनल कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपने अपनी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल ऐसे डिज़ाइन करने हैं जिसमें लूप होल ना हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मैं कंपनी के USB में डाटा लगाया कोई भी चीज़ लेके चला जाऊँ, ठीक है ना। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रिक्ट वो होने चाहिए। टेक्नोलॉजी, जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी बिजनेस से रेलेवेंट वो कौन कौन सी है और आप उसे अपने बिजनेस में अकोमोडेट कैसे कर सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, एक अच्छी ग्रेड। फिर प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग कर सकें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है ये, ठीक है ना। इसमें आपके पास मिशन, विजन और सारे जो स्वॉट एनालिसिस है, वो सारा एरिया इसमें कवर होगा। बजट्स आपको आने चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के तमाम। फोरकास्टिंग एरिया कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकें, जैसे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट क्या है, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बना सकें, ये इसमें आप सीखेंगे। हाँ, देखिए करंट बैलेंस शीट तो सारे बना लेते हैं, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है या नहीं है, और कंपनी को कितने फंड्स रिक्वायरमेंट है, ये आपने पहले से कंपनी को बता देना है, बॉसेस को,
कि सर नेक्स्ट ईयर हमें इतने फाइनेंस की ज़रूरत होगी और इतने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है आपके पास फोरकास्टिंग का, और अब तो फोरकास्टिंग पे बेस्ड, और जब से कोरोना है उससे मैं समझता हूँ उसमें तो उसकी इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ गई है फोरकास्टिंग में। कॉस्ट मैनेजमेंट तो वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, सर्विसेज हो, उस तमाम एरियाज को कवर करती है। तो ये टोटल पार्ट 1 के आपके पास आ जाएंगे। हेड्स हैं, 6 सेक्शंस हैं और सबका वेटेज एरिया विद बुलेट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 15% है, इंटरनल कंट्रोल का 15% वेटेज 100 में से, और टेक्नोलॉजी का 15 है, प्लानिंग बजट का 20% है, की एरिया असल में, कॉस्ट मैनेजमेंट 15 है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट असल में ज़्यादा की एरिया है तो वो भी 20% है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर। फर्ज करें कि आपने पूरे कंटेंट्स पढ़ लिए, पूरे आपके पास बुक्स पढ़ ली, MCQs तैयारी कर ली, अब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। मेरे ख्याल से कि अब तक आपने जितने भी एग्ज़ाम लाइफ में दिए वो 3 आवर्स बेस्ड है शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है ना। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये 4 आवर बेस्ड है, 4 घंटे का एग्ज़ाम है, और 4 आवर्स इट्स अ क्वाइट लेंथी पेपर। मतलब 4 घंटे आपने पूरे स्ट्रिक्ट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखनी, और 4 आवर के एग्जाम में आपके पास जो पहला एरिया है वो 100 MCQs आएंगे। इसमें आपके पास फर्स्ट पहले क्या आएंगे, आपके पास 100 MCQs आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद 2 ऐसे सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। पहले जब आप एग्जाम सेटिंग पे बैठेंगे ऑनलाइन पेपर होगा, और उसके बाद जब आपके पास स्टार्ट होगा MCQs तो 3 आवर्स का जो टाइम है, 3 आवर्स वो MCQs आप अटेम्प्ट करेंगे। उस MCQs को अटेम्प्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, दैट इज ऐसे क्वेश्चन, और 2 बड़े ऐसे क्वेश्चन का मतलब आप ये कह लें कि रजिस्टर का 1 पेज का क्वेश्चन होगा, बड़ा केस स्टडी होगी, केस स्टडी जिसे कह लें, सिनेरियो बेस्ड कह लें। तो केस स्टडियों के नीचे 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दी केस, ठीक है ना। मिनिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 केस स्टडी आपके पास आएंगे, उसे हम ऐसे क्वेश्चन कहते हैं, CA में कहते हैं, ठीक है। और उस ऐसे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर, ठीक। अच्छा एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और पहले अगर आप फर्ज करेंगे 3 आवर्स के पेपर में आप अपने MCQs में पास नहीं हो सके, फर्ज करें कि जितनी परसेंटेज चाहिए वो नहीं अचीव कर सके, तो नेक्स्ट विंडो ओपन ही नहीं होगी, आप नेक्स्ट विंडो के ऐसे पेपर में जा ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट ऐसे के क्वेश्चंस के लिए पहला ये एरिया मस्ट भी पास होने चाहिए। जो परसेंटेज उन्होंने मेंशन की है उतने MCQs अगर आपके करेक्ट होंगे तो दूसरी विंडो ओपन होगी, अदरवाइज वो आपने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कह देगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट करें आप, ठीक है। कहीं हमारा ये जहन होता है हमारी पाकिस्तानी कौम का ना कि यार चलो हमने 45% यहाँ ली हुई है तो 5-10 वहाँ से मैं 25-30 ले लूँगा, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, वो ओपन ही नहीं होगी फिर। इससे इंटेलिजेंस टेस्ट PF का होता है कि पहले आपको जो पहला से पेपर पास करें तो नेक्स्ट थ्योरी पे जाते हैं जी। इंटेलिजेंस पास करना हो तो उसके बाद आप थ्योरी पे जाते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंस अगर आपका पास नहीं तो आप थ्योरी पे जा ही नहीं सकते। जा ही नहीं सकते, बस सेम ये भी यही पैटर्न है सर। अच्छा ये हो गया पार्ट 1, और पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है। अच्छा पार्ट 2 की डिस्क्रिप्शन मैं समझता हूँ अभी देना तो सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ वैसे। प्रोफेशनल एथिक्स है इसमें पहला एरिया पार्ट 2 के पेपर में। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, डिसीजन एनालिसिस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ गया। तो अगर आप दोनों एरियाज को कंबाइन करें सर तो मैं समझता हूँ ये मुझे बड़ी पसंदीदा क्वालिफिकेशन लगी है। उसकी वजह कि आपके पास बिल्कुल जो रेलेवेंट एरियाज है ना जहाँ पर आपने जॉब करनी है, जो डिसीजन मेकर का एरिया है, इन्होंने उसी को बना के 2 पेपर बनाया और वही आपको एरिया टेस्ट करते हैं। उन्हीं को आपने टेस्ट करने के बाद क्या करना है, पेपर देना है, और वही आपकी इंडस्ट्री में काम आएंगे। आप देखें ना इंडस्ट्री में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आना चाहिए। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमें जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया कि रिपोर्टिंग है साथ एनालिसिस पे ग्रिप है, तो आपका फाइनेंशियल एरिया स्ट्रॉन्ग है। अगर हम यहाँ आ जाए डेस्क में कि यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है,
ये एरिया जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, तो इसको रेलेवेंट अगर मैं करूँ कॉस्ट मैनेजमेंट, तो जो कॉस्ट मैनेजमेंट का एरिया है वहाँ पर आपने कॉस्टिंग करनी है, सारी प्रोसेस, जॉब ऑर्डर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसके बाद जो बाकी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल सारी आ जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ डिसीजन मेकिंग का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना, कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने नहीं करना उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी, रेलेवेंट कॉस्टिंग आ जाएगी, तो ये वो वाली कॉस्टिंग है आपके पास। इसके बाद फिर आपके पास अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम सारी कंपनी का कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिसीजन एनालिसिस है और लास्ट पर रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी के लिए कौन सा रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, तो ये एरिया कवर्ड है और इसका भी वेटेड एरिया मौजूद है। और इसके अलावा भी ये एग्ज़ाम भी आपके पास 4 आवर्स बेस्ड है और पहली जो विंडो ओपन होगी वो आपके पास 100 MCQs ओपन होंगे, ठीक। उस 100 MCQs के बाद 2 essay बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएंगे और सेम सिनेरियो है कि अगर आपके 100 MCQs क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप पास भी नहीं होंगे, नेक्स्ट विंडो ओपन नहीं होगी। ये आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि जनाब CMA करना है, तो फिर स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये है कि मेरे एग्जाम्स कब होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टेस्टिंग विंडोज़। ये हमारी टेस्टिंग विंडोज़ का एरिया है और इस टेस्टिंग विंडोज़ में आप देखेंगे तकरीबन हमारे पास इसके अंदर पूरे 12 मंथ्स हैं। तो जनवरी और फेब पहली विंडो ओपन होती है। आपने यहाँ पर अगर फेब के एंड में पेपर देना है तो जनवरी से विंडो स्टार्ट होगी, ठीक है ना। आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप जितना थोड़ा लेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतने आपका डिस्काउंट का एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये अगर आप इस अटैम्प्ट में नहीं देते तो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट बनती है सितंबर अक्टूबर की, सॉरी इसके बाद ये वैसे ही आती है मई जून की, यानी कि जनवरी और फेब के बाद मई जून आ जाएगी सेकेंड अटैम्प्ट, ठीक है ना। तो जून में आप सेकेंड अटैम्प्ट दे सकते हैं अगर आपके ये पेपर यहाँ पास वो सिलेबस कवर्ड नहीं हो रहा। और फिर अगर आप यहाँ भी नहीं है तो थर्ड विंडो ओपन होती है सितंबर अक्टूबर में। तो साल में 3 दफ़ा इनके पेपर होते हैं। तो आज हमारे पास चल रहा है मार्च, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम कौन सी विंडो पे जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये वाली विंडो बेहतर है। अर्ली जल्दी नहीं करनी चाहिए पहले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस होके जाए तो ये विंडो सितंबर अक्टूबर की विंडो बेहतर है। सर ये तो 2 मंथ्स में करा रहे हैं दुबई में, और हम जो दुबई के स्टूडेंट्स को करा रहे हैं पेस रखें तो वो 2 से 2.5-3 महीने में ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे एक टीचर की जो है आपसे, क्योंकि आज भी 12 हो चुकी है, क्लासेस स्टार्ट होते होते आपके 20 मार्च तो गुजर जाएगा, तो आप ऑलमोस्ट समझेंगे मार्च तो एंड है। तो फिर अप्रैल से शुरू करेंगे, तो अप्रैल से अब अगर हम 3 मंथ्स रखें कोर्स, 3 to 3.5 मंथ्स, 3 से 3.5 महीने का ऑन एवरेज स्पीड से, ताकि बहुत ज़्यादा स्पीड से भी ना करें ना, ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को ग्रिप ना करो। तो 3 मंथ्स भी अगर आप लगा लें तो वो आपका तकरीबन जून के एंड जाता है, ये अटैम्प्ट निकल जाती है हमारी, ठीक है। तो जब ये अटैम्प्ट निकल जाएगी आप सुकून से प्रैक्टिस करेंगे MCQ की, तो आप सितंबर अक्टूबर में दें आराम से रिलैक्स होकर जी। ये अभी आगे डिस्क्रिप्शन इसमें सब कुछ है इंशाल्लाह। अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आपके पास एग्जाम में कितनी दफ़ा अटैम्प्ट, कितनी अपीयर हो सकते हैं? अच्छा, इसके अलावा आपके पास है स्टूडेंट ये देखता है कि जनाब मेरी एग्ज़ाम फीस क्या है। अच्छा, ये टेंटेटिव है, ये मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में दी थी। अब वेबसाइट मैंने आज चेक नहीं की है, माइट भी ये प्लस माइनस हो सकती है, ऐसा ना हो कि आप मुझ पर क्लेम करें कि सर इतनी देनी है मैंने आप चेक कर लीजिएगा। ये एक आइडिया है, इसमें एक स्टूडेंट की फीस $849 अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है। इसका ब्रेकअप बनता है, पहले मेंबरशिप फीस होती है, फिर एग्ज़ाम फीस आ जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से एकेडमिक आपके पास इसमें आ जाएगी, प्रोफेशनल इसमें आ जाएगी। अच्छा, इसमें होता ही है कि जब आप रजिस्टर होते हैं सबसे पहले मेंबरशिप बनता है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करानी है कहने आप दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो आपको रजिस्टर करता है कि पहले आप मेंबर में प्रोफेशनल है या एकेडमिक है या स्टूडेंट है। फर्ज करें कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने पास किया अभी रिसेंटली और मैंने कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन नहीं की और मैं जॉब भी नहीं करता, तो फिर मैं स्टूडेंट एरिया में जाऊँगा, क्योंकि भाई मैंने तो अभी कोई मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना मेरी अर्निंग्स है,
तो वह स्टूडेंट एरिया में एज ए रजिस्ट्रेशन होगा, और वो जज कर लेते हैं क्योंकि वो आपकी मार्कशीट वगैरह जाएगी तो उससे वो एज वगैरह समझ में आ जाती है उन्हें, ठीक है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे वो डॉलर्स को देख के यार इस तरह से ये वाली करा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी जजमेंट रखते हैं कि ये कौन से कब इससे क्वालिफिकेशन की होगी, तो अब ये कब एंटर हो रहा है, तो क्या तरीके का है, ठीक है। एकेडमिक में ये कि इंस्टीट्यूट से रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू होते हैं, जैसे मुख्तलिफ बेले या मुख्तलिफ इदारे हैं उनके सर। फिर आपके पास थर्ड है प्रोफेशनल, आप पहले कोई क्वालिफिकेशन कर चुके हैं, रजिस्टर बीइंग प्रोफेशनल है तो एज अ प्रोफेशनल मेंबर के तौर पर रजिस्टर होते हैं, ठीक है। ये तो अब आपने डिसीजन ले लें, फील्ड में जाएंगे तो भी प्रोफेशनल आप हैं। हाँ मतलब किसी और को भी हो सकता किसी और फील्ड है, में जा रहे हाँ, हैं किसी को भी हो सकता है, कोई ऐसा इशू तो नहीं, भी आप प्रोफेशनल प्रोफेशनल है, ये नहीं कि आप ग्रेजुएट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास आ जाता है कि स्टूडेंट पास कितने मार्क्स पे होता है। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान की बात करो, सबसे मुश्किल तरीन एग्जाम है वो सीए का, उसमें भी 50% पासिंग मार्क्स है, लेकिन उसके बाद ACCA है, उसमें भी 50% पासिंग मार्क्स है। पासिंग स्कोर आपके पास जो है ना वो 72% है, ये जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है। आपको इसमें पास करने के लिए कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज चाहिए, 72%। अच्छा, फिर यहाँ पर आपके पास ये जो जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, टोटल मार्क्स कितने, 500 का मार्क्स का पेपर है, 500 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने, 72%। अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 360 अप्रॉक्सीमेटली आने चाहिए। तो स्टूडेंट तो वैसे ही एक वो फ्रस्ट्रेटेड लाइन में आ जाता है ना, यार 500 में से 360 कैसे लूँगा। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक आइडिया दूँ कि जो बाकी क्वालिफिकेशंस हैं उसमें एक जनरलाइज सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ CA की, उसके अंदर आपके पास IT का सब्जेक्ट भी है, उसमें हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन का भी एक सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ का भी एरिया है। तो मतलब ये है कि वाइड स्पैन वाइड हो जाता है, सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखें एक पेपर है, फिर मैं रिपीट कर दूँ, आपको मुश्किल नहीं लगेगा अगर आपको टेक्निक आती है ना। आपका पेपर एक है और उस पेपर में भी 6 एरियाज है, सिलेक्टेड एरियाज है। वो कौन से, कॉस्ट मैनेजमेंट एरिया है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपके पास आ गया, प्लानिंग बजटिंग आ गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके पास वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट 2 में, ठीक है। तो ये चंद एरियाज हैं, अगर आप उस टॉपिक्स को थोड़े ग्रिप करके पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे, तो आपके पास वो क्वेश्चन इधर उधर हो नहीं सकते वैसे, अगर आपकी रेलेवेंट ग्रिप है उस पर, तो क्योंकि टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है उसमें, 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स में सिलेक्टेड एरिया है। तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, तो आप पासिंग एरिया में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 72% का एक बेनिफिट मेरा ख्याल ये है कि अगर आप पास कर जाते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और पास कर जाते हैं, तो सर जितने आप बेहतर होंगे उतने ही आप कंपनी में प्रैक्टिकली अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। क्योंकि आप जितने स्ट्रॉन्ग हो गए, डेट मीन्स कि आप 100 में से 72% ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी थ्योरेटिकल और कंप्यूटेशनल दोनों ग्रिप्स हैं, जब भी पास हुए ना सर, ऐसे नहीं होंगे। और जब आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं कहूँ कि अगर आपको 72% आपको आती है, गेन करते हैं, तो डेट मीन्स कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे डिसीजंस देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही प्रैक्टिकल बंदा चाहिए होता है यार, काम करने वाला, ठीक है। तो ये नंबर्स से आप खौफज़दा ना हो, आप अपने एक पेपर देखें, एक पेपर है, एक पेपर करके अटेम्प्ट करें इसको। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया एग्जाम फॉर्मेट। वैसे तो एग्ज़ाम फॉर्मेट आपको, मैं नहीं समझता कि शायद कहीं से आपको मिले, मतलब सर्च करेंगे भी तो शायद आपको आसानी से ना मिले, अगर मिलेगा भी तो आसानी से नहीं मिलेगा। इसमें ये कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, ये कैसा होगा, जब आप पेपर में जाएंगे तो कुछ इस किस्म की विंडो ओपन होगी। यहाँ देखें, ये फर्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जहाँ मेरा टॉप पर कर्सर मौजूद है। ये आपका स्टडी यूनिट है, ठीक है ना, और इसी तरीके से आपका नाम वगैरह आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे एग्जाम CA में पार्ट 1 आ गया, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ कर्सर मौजूद है मेरा। और इस क्वेश्चन नंबर 1 से रेलेवेंट आपके पास जो MCQs है वो A, B, C, D 4 आ गए, ठीक है। अब आपने एक सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ,
इसको क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन 2 पे चला जाएगा, ये विंडो वहाँ चली जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन 3 करते जाएंगे, आप 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएंगे और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको यहाँ आ रही होगी। और लास्ट में अगर कंप्लीट 100 MCQs हो गए तो फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका पहली विंडो खत्म हो गई। रिजल्ट उसी वक्त आपको देगी नहीं देंगे, लेकिन वो पीछे देख लेगा कि दूसरी विंडो ओपन करनी है कि नहीं करनी है। पहली विंडो का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जी, वो आपको वो कैलकुलेट कर लेगा और वो फिर अगर पासिंग एरिया में होंगे आप 70 तो फिर वो दूसरी विंडो आपकी ओपन होगी ऐसे वाली। MCQs पास करने के लिए भी 70% चाहिए। जी सर, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाते हैं, ये तो MCQs का फॉर्मेट है एग्जाम का। अब इसी तरीके से आपके पास आ जाते हैं ऐसे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएगा और ये पहला रिक्वायरमेंट आ गया। देखिए ऐसे बेस में ये 4 रिक्वायरमेंट्स है, ग्रीन में जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है ये 4 रिक्वायरमेंट है। ये पहला वाला प्रेस्ड है और ये ज़रा उसका कलर डल है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है केस स्टडी का, ठीक। अच्छा, केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ना है और इसके अंदर टाइप करना है, तो टाइपिंग स्पीड भी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये अभी एक ज़माने में हम पेपर दे रहे थे इसके CA के, मैं खुद CA क्वालिफाइड और उसके वो पेपर तो मैनुअली दे के आए हैं सारे, ठीक है। इसके बाद जब मैं सीमा क्वालिफिकेशन कर रहा था तो क्वालिफिकेशन में वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, तो हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, बस ठीक थी। तो उस वक्त हम खौफज़दा हो गए, यार हमारा पेपर पता नहीं कैसे होगा, हम कैसे देंगे कैसे नहीं हो। तो वो आपको पहले से ही प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी बहुत टाइपिंग स्पीड की भी, ठीक है। तो ये सिनेरियो बेस्ड ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट करना है। ये सैम्पल है। और अब आ जाता है एक और क्वेश्चन कि हमने इस CMA क्वालिफिकेशन को पास करने के लिए हमें कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। ये आ गया आपके पास, ये टाइम एलोकेशन है बेसिकली। पहले अब जो पेपर होगा वो 4 आवर्स में से 3 आवर्स का आप ये कह लें कि 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में आपने तकरीबन एक क्वेश्चन 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में करना है तकरीबन, ठीक है। रिव्यू करना है, आंसर्स को आगे पीछे स्क्रॉल करके आपने देखना है और 165 मिनट में अपना सेशन क्लोज करना है, कंप्लीट करना है, ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए 5-10 मिनट का मार्जिन हो, सुकून से आप जाए, मूव करें, विंडो क्लोज होगी, दूसरे सेशन पे जाएंगे। और दूसरा सेशन आपके पास है 37 मिनट का, वैसे वो 37 का नहीं है, ये 30 मिनट्स का, ठीक है। तो टोटल दूसरा सेशन ये 60 मिनट्स का, हाफ एन आवर, आधे घंटे में इस पहला सिनेरियो बेस करना है, आधे घंटे में हाफ एन आवर में दूसरा सिनेरियो बेस क्वेश्चन करना है। तो ये 1 आवर ये हो गया, 165 मिनट्स ये हो गया आपके पास। और 50 मिनट्स का मूविंग टाइम है, यानी कि आप दूसरी विंडो ओपन करेंगे जाएंगे तो वो टाइम आपने इससे स्पीड से चलना है। 4 घंटे में से 1.5 घंटे। देखिए ना, आप 4 घंटे से अगर आप एस्टिमेट करेंगे कि मैं 3 आवर्स में MCQs ही करूँगा, आप पूरे 3 आवर्स का मतलब है 180 मिनट्स, 180 मिनट आप MCQs पर ही रहे। तो जब आप पेपर फिनिश करेंगे वो पेपर वाइंड अप होगा, कैलकुलेट करेगा, फिर दूसरी विंडो वो ओपन करेगा, फिर आप स्टार्ट लेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो 5-7 मिनट आपके लॉस होते हैं। तो आपने पहले से ही माइंडसेट बना के रखना है कि यार मैं पहली विंडो जो है ना वो 5-10 मिनट पहले कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। इस पेस के साथ पहले से ही चलना है, पहले MCQs से, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हो गया आपके पास। और सर यहाँ तक तो एंड, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन आंसर्स आपके? जी बस यहाँ तक कोई क्वेश्चन आंसर्स बाकी लोगों के? अच्छा, अब ये तो था चीज़ है। आवाज़ ये सर थोड़ा सा माइक पीछे करके बोलेंगे, आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही सर मुझे। क्वेश्चन नहीं समझ रहा, आवाज इको हो रही है बहुत। हेलो, अच्छा ये तो आपके पास था इंट्रोडक्शन, यानी कि क्या क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से होंगे, पेपर कितने हैं, ये रेलेवेंट टू आ गया। अच्छा अब हम इसके बाद कुछ चीज़ें और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं
कि हमारे पास मटेरियल कौन सा होगा। वैसे नॉर्मली मटेरियल तो स्टूडेंट्स को परचेज करना होता है, लेकिन जब आप हमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हम आपको एक मटेरियल तो विद द फीस के साथ ही आपको पे करेंगे, ठीक है। अब एक आपके पास जैसे हमारे पास है ग्लैम का भी मटेरियल मौजूद है और ये हॉक का भी है, ठीक। मैं आपको इसमें से ये दिखा देता हूँ। ये हॉक का आ गया, ये मटेरियल हमारे पास वॉल्यूम सेक्शंस आ गए, फाइनेंशियल प्लानिंग का रिपोर्टिंग के PDF मटेरियल। ये आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको फ्री दे देते हैं ये वाला। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत लेंथी होते हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत डिटेल्ड होते हैं, कुछ आपको टू दी पॉइंट चाहिए होते हैं। तो बाज़ों का हम क्या करते हैं, दोनों मटेरियल यूज़ करते हैं, ग्लैम का भी, ठीक है। ये फिर परचेजिंग में आपको अलग से इसको आपको परचेज़ करना पड़ता है। अच्छा, इसका परचेजिंग मैकेनिज्म ये है कि मैंने जितने में परचेज़ किया होता है इसमें कोई हम प्रॉफिट तो अर्न करते ही नहीं है। जो मैंने परचेज़ किया है वो जितने क्लास के बैच में जितने स्टूडेंट आते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। अब वो चाहे बैड लग है तो 2 होते हैं तो कम होते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, 5-6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो डिपेंड करता है वो कॉस्ट उतनी डिवाइड हो जाती है। इट्स अप टू योर लक, ठीक है। तो ये 2020 का तो है। अब अगर आप कहेंगे तो मैं 2021 का परचेज़ करके उसमें से आपको फिर डिवाइड करके दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं समझा दूँ। ये 2 मटेरियल वेले का भी मौजूद है, वेले का मैं लाया नहीं क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं लाया था, तो मैंने मेल कर दिया था ये। अच्छा, इसके अलावा हमारा एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम पढ़ाते किस तरह है। आप इसको एक नज़र देख लें। ये हमने एक टॉपिक डिलीवर किया था प्रोसेस कॉस्टिंग का। हाँ जा कॉल, हाँ जब तक कॉल रिसीव करें मैं 1 मिनट रुक गया। सर जी सर बोले। ये स्टूडेंट एक जो आज का आप लेक्चर दे रहे हैं ये हमें वीडियो मिल सकती है सर? क्या चीज़ मिल सकती है? सर जो ये वीडियो आज रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो आप लेक्चर दे रहे हैं ये सर हमें वीडियो मिल सकती है? इस वीडियो का क्या यूजेज करेंगे? ये तो एक एग्जाम प्रोसेस है, वो हम आपको वैसे ही दोबारा समझा देंगे। सर असल में नेट का बहुत इशू था, मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा ना नेट की प्रॉब्लम था तो नहीं सुनी सर, तो इसलिए मैं क्या था कि मेरे पास आ रही है बात करने का इस्तेमाल कर। अच्छा चले, मैं राशिद से पूछ के आपको बता दूंगा ना कि क्या प्रोसीजर है इसका, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक टॉपिक है जो हमने प्रीवियस बैच को कंप्लीट किया था। हमारा यहाँ पढ़ाने का मैकेनिज्म है। वैसे तो PDF बुक आपको दिखाई है, वहाँ से भी हम टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं जो रेलेवेंट हॉक के। अच्छा, आपके पास जो है ना वर्ल्ड में 3 ऑफिशियल ऑथर हैं जो इसकी बुक्स पब्लिश करते हैं। एक हॉक है, ग्लैम और विले, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ गया, हम उनसे तो पढ़ाएंगे आपको, ठीक। अच्छा, लेकिन हम अपना भी पैटर्न बनाते हैं। अपना पैटर्न जो ज़्यादातर मैं, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल है, कोशिश करता हूँ जो कंप्यूटेशनल एरिया है, जैसे थ्योरेटिकल एरिया तो वो तो बुक से पढ़ा देते हैं, ठीक। जो कंप्यूटेशनल एरिया है तो उसको हम एक्सेल में कोशिश करते हैं सॉल्व कराने की ज़्यादातर ऑनलाइन। अच्छा, उसमें जैसे ये प्रोसेस कॉस्टिंग है, अब जैसे अगर हमने ये पढ़ाना है तो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, ये हमारी वर्किंग है, ये पूरे इस पर कैलकुलेशन करके एग्जाम में डिलीवर करते हैं, ये हमारा मैकेनिज्म है। और अब इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। ये देखिए जहाँ थ्योरेटिकल पार्ट है तो वो भी हमने इस पर रिकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं लिख कर इस पर टाइप किया हुआ, जहाँ समझाना होता है कि भाई ये एरिया मुख्तलिफ कलर्स में हाईलाइट करते हैं मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को।
अच्छा, जहाँ पर आपके पास ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना है, अब यहाँ पर इसकी फर्दर 2 डिवीजन्स थी तो ये आपके पास आ गया, ये पूरी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये पूरी एक्सेल पे हम बना के समझा देते हैं। फीफो मेथड, वेटेड एवरेज है तो 2 मेथड से बनती हैं, दोनों से कैसे बनेगी, फीफो से कैसे वर्किंग होगी, ये कैसे वर्किंग आपके पास, ये तीनों स्टेटमेंट्स बना दी होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है रिपोर्टिंग बनानी है, तो फिर आपके पास ये आपके रिपोर्टिंग आ जाती है, ये पूरी इसकी वर्किंग बन जाती है, रिपोर्टिंग पूरी शीट। इसमें आगे नहीं है, इसके भी आगे और बस। ठीक है सर, ये हमारे पास आ जाता है पूरा फॉर्मेट, जहाँ जहाँ पे हमें जो जो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं तो हम उसको एक्सेल में बना के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है उसको एक्सेल में ही मैं ऑनलाइन घर से डिलीवर करता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब तक जितने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर सऊदी अरब और दुबई के ही हैं, तो वो ऑनलाइन ही हम उनको क्लास डिलीवर कर देता हूँ, घर से ही डिलीवर कर देता हूँ। ये है, ये मैंने आपको एक सैम्पल भी दिखा दिया है कि पढ़ाने का पैटर्न हमारा क्या है। नॉर्मली ये वैसे लोग दिखाते नहीं है जब तक रजिस्टर ना हो स्टूडेंट, वो सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोफेशनल हैं, तो उनको पहले प्रोफेशनल एक्सेल पे ही हम सॉल्व कराते हैं कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस। ठीक है, मैं साथ साथ तो इसको एक्सेल पे फॉर्मेट बना लेता हूँ और उसको क्वेश्चन जहाँ ज़रूरत होती है तो वो फॉर्मूले वगैरह लगते हैं, साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं। ठीक, और जहाँ थ्योरेटिकल होता है फिर उसको बुक से यूज़ करते रहते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में तो एक्सेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें। ये हमारा एक टॉपिक भी मैंने आपके सामने डिस्क्लोज कर दिया है। इसी तरीके से तकरीबन तमाम टॉपिक्स मेरे पास फोल्डर में मौजूद है, जितने कंप्यूटेशनल है तो उसको हम एक्सेल बेस्ड फॉर्मेट बना लेते हैं, और जो बाकी थ्योरेटिकल है तो वो फिर हम या तो कभी बूट होता है तो पीपीटी बना लेते हैं, नहीं तो वो बुक की थ्योरी से ही कवर कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर एक प्लानर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास एक प्लानर है, हमने डिज़ाइन किया है। थोड़ा सा भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मसरूफियत की वजह से बहुत सारे दूसरे कोर्सेज पढ़ा रहे थे, लेकिन ये अभी मज़ीद कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग जो ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट हैं ये सारे कराची बेस्ड हैं या लाहौर? मिस आप लाहौर से ज्वाइन किया हुआ आपने? जी सर, मैंने लाहौर से ज्वाइन किया हुआ। दैट्स आई एम आस्किंग कि आप जो करवाते हैं जिससे मटीरियल बेस्ड जो हमें मार्केट में अवेलेबल है आप उससे करवाते हैं, या अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई नोट्स वगैरह देते हैं? मिस पर्सनल एक्सपीरियंस तो जो मैं इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मैं कंपनीज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ, बैंक्स वगैरह को, मैरिट में और मुख्तलिफ शेयरटन वगैरह में। तो वो कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आता है तो वो साथ साथ हम इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं समझाऊँ कि कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो फाइनेंशियल CFO क्या डिसीजन लेगा, उससे वो क्या एनालाइज करेगा, तो सिर्फ पेपर बेस्ड बच्चों को डिस्क्लोज नहीं करते, बल्कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है एडवांस्ड लेवल पे जो वो एनालाइज करते हैं वो साथ साथ हम एक्सप्लेन करते हैं, शेयरिंग करते हैं अपना एक्सपीरियंस। ओके जी, तो बल्कि मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बाद से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसके बाद से पढ़ाने का एक अपना बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा। और मैं पढ़ा तो मैंने कहा 25 ईयर्स से रहा हूँ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैंने शुरू किया 2017 से 2017 से, तो उसके बाद से जो जितने बैचेज हैं वो उनको पढ़ाने का एक अपना चार्म रहा, बहुत मज़ा आया मुझे। ये And so you have your personal notes and etc like that, things or nothing? बिस कंप्यूटेशन के तो जितनी होती है एक्सेल शीटें बनाते रहते हैं तो तकरीबन, और मेरे ख्याल से ये एक्सेल शीटें जो है ना, ये चाहे आप बाहर USA से भी पढ़ेंगी ना किसी से, तो वो नहीं बनाते मेरे ख्याल से। आई थॉट दैट। Sir, I don't have any experience. जी मिस, आप सर्च कर ले, मेरे ख्याल से तमाम प्रोग्राम्स हैं, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इसको PDF नोट्स, PPTs और ये सारे बुलेट्स ये दे देंगे, मगर वो साथ में एक्सेल में कोई भी काम करके शायद देने वाला मैंने नहीं देखा, अभी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। माइट भी कोई एक समवेयर कहीं हो तो मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली, लेकिन रिनाउंड टीचर्स नहीं करते, क्योंकि असल में वो टीचर्स होते हैं,
वो बेसिकली दे आर, उनकी प्रैक्टिस यही होती है कि वो टीचिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने बुक अच्छी पढ़ ली होती है, बस वो ही पढ़ा रहे होते हैं टॉपिक्स। और मैं अब ये आपको प्लानर खोल के दिखाना चाह रहा हूँ, ये कुछ नाराज़ है, खुल रहा नहीं है मुझे। यहाँ तो आगे या आ गया। देखिए एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको, ये हमने डिज़ाइन किया था पिछले बच्चों को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास जो यूनिट 1 है ये ग्लैम बेस्ड है, ये ग्लैम में 16 यूनिट्स हैं इसके टोटल, पूरे कोर्स को ये कवर्ड कर रहा है इन्होंने। यानी कि जो 6 सेक्शन आपको बताए थे ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ये आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल, मुख्तलिफ जो आपके पास एरिया थे वो सारे ये 16 यूनिट्स हैं। तो अब आपको बस अगर फर्स्ट पढ़ना है तो हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये आ गया। अब पहले के अंदर मजीद ये फर्दर ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आ जाएगा आपके पास, ओपन हो जाएगा। अब आपने यूनिट 2 ओपन करना है तो ये आपके पास ये आ जाएगा, देखिए इस पर क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसी तरीके से यूनिट 3 आ जाएगा तो देखिए इस पर यह पूरा कोर्स इस एक्सेल में मौजूद है, पूरा कोर्स इस पर एक्सेल में डिज़ाइन किया हमने। ये आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो मैं नहीं समझता शायद कहीं और से आपको मिले, मेरा ख्याल है। ये हो गया आपके पास, ये पूरा कोर्स इस पे डिज़ाइन है। अच्छा, इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या कोशिश की है, ये यूनिट 1 है, ये थोड़ा सा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका, ये थोड़ा मेरी मसरूफियत है, इसमें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास टॉपिक 1 जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो पहला एरिया, इसमें 7 टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमने PDF इसके साथ अटैच कर दी है, ये लेकिन ये यहाँ अभी ओपन नहीं होगी क्योंकि असल में एक्सेल में इसके लिंक है। बेस जब मैं अपने PC पे खोलूँगा तो ये खुल जाएगी क्योंकि वहाँ मेरे पास फोल्डर पे इसका लिंक अवेलेबल होगा। अभी हो सकता है शायद ये ओपन ना हो। यहाँ पर हमने ग्लैम के MCQs रखे हुए हैं। फर्ज करें कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। अब ये टॉपिक में आप वेले, इसके नोट्स, इसके हॉक के नोट्स, हॉक की बुक, ठीक है, ये आ गई। अब आपने कहा जी मुझे इसके MCQs तैयारी करनी है ग्लैम के, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन ये अभी फिल वक्त यहाँ ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने ईमेल से डाउनलोड किए और इसका प्रॉपर बैक लिंक, यानी कि ये लिंक पिक नहीं कर नहीं पा रहा कि वो फोल्डर कहाँ मौजूद है इसके फाइल का, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइनिंग की है ताकि एक ये सारे नोट्स मौजूद है इसमें। ये ओपन फिल वक्त नहीं होगा इसमें, ये मेरे सिस्टम से ही होगा सर। ये है इस तरीके से हमने कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। ये इस तरीके से बाकी यूनिट्स बनाने हैं, ये रह गया आपके पास सिर्फ, क्योंकि ये ज़रा लेंथी है, क्योंकि वो एक टॉपिक को कट करके बुक से इसको पेस्टिंग करना, लिंक लगाना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये वो बाकी एग्ज़ाम की मसरूफियत की वजह से यहाँ तक तो ये कवर्ड हो गया है तकरीबन एरिया। ये आपके पास सारे आ जाएंगे, पूरा कोर्सेज पे आ जाएगा ये तरीके का। टैक्सेशन इसमें नहीं है। देखें, अच्छा मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगी, अगर आप CMA क्वालिफिकेशन गेन करते हैं तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड कहीं भी अप्लाई करते हैं जहाँ पे US से मार्केट्स हैं, जैसे फ़र्ज़ करें गल्फ़ है, गल्फ़ में आपको आसानी से अच्छी जॉब मिल जाएगी क्योंकि वहाँ US से मार्केट है। सऊदी अरब में भी जॉब मिल जाएगी आपको, ये दुबई है, गल्फ़, दुबई, अबू धाबी, यहाँ भी आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। सर पाकिस्तान में मैं आपको बिल्कुल फेयर, बिल्कुल फ्रैंकली सब कुछ डिस्क्राइब करूँ, पाकिस्तान में जो ओनर्स है ना, जो उनको मज़ीद हमें इसके साथ एक और चीज़ चाहिए, टैक्सेशन चाहिए। यानी कि जो पाकिस्तान के बॉसेस हैं ना, उसको ये बाकी सब ठीक है रिपोर्टिंग के एंगल से, उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो रिपोर्टिंग के साथ उनके टैक्सेशन मैटर भी देख सके। तो फिर मैं आपको सजेशन जी कहूँगा कि आप हमारे पास 3D में ही टैक्सेशन का कोर्स भी कर लें। वो जब आप अपनी CV के साथ अटैच करके देंगे ना तो फिर आपका एरिया कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में टैक्सेशन, ऑडिट और रिपोर्टिंग तो आप इसमें पढ़ चुके हैं, ये एरिया चाहिए होता है मेन बेसिकली। तो टैक्सेशन इसमें लैकिंग है क्योंकि असल में ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, तो ये सारे मुल्कों का टैक्सेस तो अलग अलग है, तो इन्होंने टैक्सेशन का पार्ट इसमें ऐड ही नहीं किया, ये इसमें एक वो है। अच्छा, अब आप फर्दर अगर क्वालिफिकेशंस को कंपैरिजन करें इसकी तमाम ग्लोबल क्वालिफिकेशंस के साथ, जैसे ACC है, जैसे सीमा है, जैसे CA है, जैसे ICMA है पाकिस्तान का, अगर मैं इन सबके साथ कंपैरिजन करूँ ना इसका CMA का, तो सर ये सबसे बेनिफिशियल ये है कि आपके पास सिर्फ 2 पेपर में पास कर लेंगे इसको। अगर आप ACCA क्वालिफिकेशन करने जाएंगे तो 14 पेपर्स, 14 पेपर पास करने हैं आपको, नॉलेज लेवल, फिर स्किल लेवल, फिर आपके पास प्रोफेशनल, उसके अंदर ऑप्शनल आ जाएगा, फिर आगे आपके पास पेपर आ जाएंगे।
तो 14 पेपर्स पास करते 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 एक टाइम लगता है, नंबर 1। दूसरी है कि ACCA की जो कॉस्ट है ना वो इससे ज़्यादा है, ये आपके पास कॉस्ट वाइज भी कम पड़ेगा और टाइम वाइज भी शॉर्ट है। बस आप अगर आज फैसला करते हैं कि मैंने ज्वाइन करना है तो आप नेक्स्ट फेब में क्वालिफाई होंगे। सर ACCA के साथ हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे राइट नाउ मैं ACCA कर रही हूँ तो मुझे इसका क्या बेनिफिट इसमें मिल जाएगा? बस ACCA के साथ आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, जब आप वर्ल्ड में ग्लोबल क्वालिफिकेशन में जब आप कॉम्पीट करेंगी, CV ड्रॉप करेंगी बड़ी पोस्ट के लिए, तो आपको कोई हर्डल नहीं होगी दोनों क्वालिफिकेशंस अगर हैं। और अगर आपने अभी पेपर 1 किया हुआ है तो वो ACCA करने में बहुत टाइम लगेगा, प्लस एक्सपेंसिव भी है, वो पाउंड बहुत महंगा। हाँ, वो आप कंटिन्यू करें, वो फाइनेंशियल। अच्छा एक सेकेंड, वो ACCA बेसिकली मेन फोकस करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, ये बेस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। कल को अगर आप चाहती है कि जी मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरिया में भी जाना चाहूँ या मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी जाना चाहती हूँ, तो फिर आपको ACCA से वहाँ स्विच करने में मुश्किल होगी। यानी कि मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए थी। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से रेलेवेंट करूँ कि एक ज़माने में आर्टिकलशिप करते हुए मैंने ACCA ज्वाइन किया था, तो पहला पार्ट क्वालिफाई किया, फिर मुझे किसी अपने सीनियर ने समझाया कि आप गलती कर रहे हैं, दोनों एक ही क्वालिफिकेशन है। CA और ACCA बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही है, दोनों क्वालिफिकेशन एक ही चीज़ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही कहलाती है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपने दूसरी क्वालिफिकेशन करनी भी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप सीमा करें। फिर मैंने सीमा ज्वाइन किया था, CIA जो वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट UK का। तो आप उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैनेजमेंट के एरिया में अगर आपका कल का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जॉब्स निकलती हैं, आप उस एरिया में स्विच करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एक रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मिस ये आपको मैनेजमेंट के एरियाज में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपको बहुत सपोर्ट करेगी ये CA में जी। और एनी अदर क्वेश्चन? देखिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो इंट्रोडक्शन है CMA का, फिर मैंने बुक्स मटेरियल दिखा दिया आपको, जो बुक्स है, फिर उसके बाद जो टॉपिक है वो मैंने आपको शो कर दिया कि हमारा टॉपिक का पैटर्न क्या है, किस तरीके से डिलीवर करते हैं, वो आपने देख लिया। एक्सेल बेस्ड है क्या कंप्यूटेशनल, जो थ्योरेटिकल है वो तो या PPTs कर देंगे या तो हम बुक से ही करा देते हैं समटाइम। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये प्लानर है, प्लानर कोशिश कर रहे हैं बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो फॉर द बेस्ट जब आपका सेशन शुरू होगा तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ आपको प्लानर बेस्ड काम करेंगे, क्योंकि अब जो वर्ल्ड में ग्लोबल कंपटीशन है, अगर आप अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस ज़्यादातर जो कंडक्ट हो रही हैं वो सऊदी अरब और दुबई के स्टूडेंट्स की हो रही हैं, तो हमने उन्हीं मार्केट को फोकस किया हुआ। तो अगर हम उस एरिया में कॉम्पीट करना चाहते हैं तो फिर हमें अच्छी हमारे नोट्स मटेरियल प्लानिंग होगी, तो इंशाल्लाह बेहतर प्रोग्रेस होगी हमारी। ये है जी सर, यहाँ तक दिस इज द लास्ट। एनी अदर क्वेश्चन, एनी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन? नहीं, पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 आप क्वालिफाई कर लेंगे, पार्ट 2 मज़ेदार है, कर लेते हैं बंदा क्वालिफाई। पार्ट 1 में थोड़ी जान लगानी पड़ेगी आपको। पार्ट 1 में इसलिए जान लगानी पड़ेगी क्योंकि उसमें एरियाज आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट का एरिया है, उसमें थोड़े टॉपिक ज़्यादा हैं। इसके बाद आपके पास बजटिंग का एरिया है, वो अगर आपने नहीं बनाया तो वो उसमें भी बेहतर है। तो पहले में परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह भी है। तो पार्ट 1 में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पार्ट 2 कंपैरेटिवली उससे बेहतर है। शॉर्टकट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी इंटरेस्टिंग है और डिसीजन मेकिंग के एरियाज भी बेहतर हैं। वो रेलेवेंट क्वाइटली वो थोड़ा निकल ही जाता है आपको बस। ये सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल बोलें। हेलो जी जी सर। सर ये आपने 3 जो ऑथर्स का दिखाया था, जी जी, तो इसमें 3 ऑथर्स का हमें पढ़ना जरूरी है या मीन्स लाइक बुक को अगर हम पढ़ेंगे तो 3 ऑथर्स भी पढ़ेंगे या फिर सर देखें, जब मैंने सच्ची बात बताऊं से 2016 में हम इसका पहला सेशन पढ़ा रहे थे, तो तकरीबन उस वक्त
बल्कि इससे भी पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 14 का सेशन, 2014 के नोट से। तो उसके अंदर हमारे पास था एक ही बुक से यूज़ करते थे, हॉक से। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं ना, प्रोफेशनली आप होते जाते हैं, तो उसके बाद टीचर ये देखता है कि यार ये वाला जो टॉपिक, जैसे देखें आप मेरी पूरी बुक्स मैंने देख ली हैं और बहुत दफ़ा पढ़ा चुके हैं, अब मुझे ये पता चल गया कि यार ये वाला टॉपिक हॉक में बहुत अच्छा है, तो उस दिन मैं उसको हॉक से डिलीवर कर देता हूँ कि यार स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब थ्योरेटिकल, अभी जो आज की क्लास हमने कैंसिल की है, पोस्टपोन की है, जो उनकी दूसरे स्टूडेंट्स की, उसमें थ्योरेटिकल चल रहा है, ऑडिटिंग चल रहा है, ऑडिट का एरिया, ठीक है। अब वो ग्लैब में छोटा और बेहतर था इंटरनल कंट्रोल का, गवर्नेंस का, तो मैंने उसको वहाँ से रन कर दिया। तो वो स्टूडेंट को समझ में आया था कि टीचर वहाँ से स्टार्ट लेता है कि जहाँ पर बेहतर डिस्क्रिप्शन दी उसकी है। एक्सपीरियंस देखिए, एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता, जो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा होता है ना, उसको देखें नहीं आइडिया होता, लेकिन जब आप कई मरतबा पढ़ा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि यार ये एरिया कितना टाइम लगाना है, कितना डिलीवर करना है स्टूडेंट को, और कौन सी बुक से डिलीवर करना है, ताकि स्टूडेंट पढ़ते ही समझ में आ जाते कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे टॉपिक जल्दी से समझ में आए और मैं जल्दी से पास हो जाऊँ, बस उसका मेन फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, बस, ठीक है ना। वो इससे रेलेवेंट कि वो 36 बुक्स पढ़ रहे हैं, यार ये कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ, तो नहीं बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ पढ़ना है, आपने टॉपिक ज़हन में रखना है। वो मेरा काम है कि यार कहाँ अच्छा दिया है, कहाँ में नहीं दिया, वो आपने इससे पढ़ना है, बस टीचर की इंस्ट्रक्शन से चलना है, ठीक है। ओके सर। ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको तकरीबन इस एक 1 आवर के सेशन में, आई थिंक। और ये मेरे सामने जो सर, आपने इंट्रोडक्शन नाम नहीं बताया जी, अरसलान साहब है। तो और सर ये आप लोगों के नाम, बिस साइमा को तो नाम आ गया, ये फ़ारूक का भी नाम आ गया, और वसी साहब भी है, मेरे ख्याल से सबका नाम मुझे याद हो गया, ठीक है। तो बस बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर राशिद साहब से आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, और फिर हम क्लास की डेट से स्टार्ट करते हैं, और लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर आपका इरादा है तो फिर इसको पढ़ते हैं और फिर आगे क्वालिफिकेशन की बातें करते हैं। क्या कहते हैं अरसलान साहब? ठीक है सर। और राशिद साहब को मैं बुला लेता हूँ, किसी को पूछ लेता हूँ कोई चीज़। हेलो हेलो हेलो। तो अब मैं अपना सेशन एंड कर रहा हूँ जी। ये आमिर मुश्ताक साहब भी हैं? जी सर। सर आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, उस वक्त आप थे नहीं। सर मैंने इंट्रोडक्शन तो करवाया था, उसके बाद मेरा काफ़ी सर। तो मुझे ये बोला कि इसमें पेपर कितने हो, अच्छा अच्छा, आपने B.Com किया हुआ? M.Com किया। M.Com किया, ठीक है सर, ठीक है। तो बस सर ये सेशन कंप्लीट हो गया, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, और सेशन एंड होने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो राशिद साहब से ज्वाइन करें, फिर बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वो आपको बताएंगे। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। मैंने पेपर कितने होने हैं और पेपर क्यों हो, टोटल MCQ इसमें सर 2 पेपर देने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। हेलो, इसमें सर आपने 2 पेपर देने हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है आपके पास जी। तो आपका पार्ट 1 क्लियर होगा तो फिर आप पार्ट 2 अप्लाई करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर पार्ट 2 क्लियर हो गया तो आप क्वालिफाई मतलब पास हो जाएंगे। फिर आपको रेलेवेंट 2 इयर्स क्वालिफिकेशन
बल्कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है कहीं से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कि आप उस पोस्ट पे काम कर रहे हैं जो आपकी रेलेवेंट है इस क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब आप क्लास एंड कर देते हैं। ये कहाँ से, किससे? मेरी तस्वीर भी आ रही थी? नहीं, आप किसी बॉडी का दोबारा उसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 2 आ रही है। मेरी तस्वीर ये देखिए नहीं आ रही है। पता नहीं, मैं उससे पूछता हूँ, मुझे तो जहन में भी नहीं था कि पिक्चर आ रही है कि नहीं। किस नाम से काम है? मेरी जेविस सॉल्यूशंस के नाम से। जी, रिगार्डिंग टैक्सेशन, टैक्सेशन और भी काम है इसमें बहुत सारे। इसमें CA के इंस्टीट्यूट भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे काम हैं। आप इसको यहाँ खोल सकते हैं, यहाँ खोलूँगा तो सर देखेंगे, कहीं अपनी कंपनी बता रहा है मेरी कंपनी। सर देख लेंगे ना, जाहिर सी बात है।